Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर का पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंकिंग कैसे आई और इनकी ग्रोथ कैसे हुई। तो आज जो आप कमर्शियल बैंक्स देख रहे हो अपने आसपास, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, इसके अलावा आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। बहुत सारे बैंक हैं हमारे पास, फॉरेन बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ पब्लिक बैंक्स भी हैं। तो ये जो आज आप इतना अच्छा इनका ग्रोथ देख रहे हो, ये एकदम अचानक से नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे हमें साल लगे हैं, बहुत सारी कमेटीज बनी हैं, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुई है। तो हम देखेंगे आज की ग्रोथ कैसे हुई है और कैसे इंडिया के अंदर बैंक्स कैसे आए। सबसे पहला बैंक इंडिया में कौन सा आया और धीरे धीरे कैसे ग्रोथ हुई, कैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, आरबीआई कैसे बना, बाकी बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम सारे डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग दो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ और इसकी ग्रोथ कैसे हुई। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। कमर्शियल बैंकिंग इंडिया के अंदर कैसे आई। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बैंक्स इंडिया में कहाँ से आए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर बैंक्स आए। सबसे पहला जो आपका बैंक था, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंडिया के अंदर जो सबसे पहले बैंक आया, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1770। 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया के अंदर सबसे पहला बैंक था। उसके बाद 1786 के अंदर 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया भी आया। तो ये दो बैंक थे जो इंडिया के अंदर इतनी जल्दी हमने उसमें देखा। इसके बाद अगर बात करें तो इंग्लिश एजेंसी हाउसेस जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने एस्टेब्लिश किए थे इंग्लिश एजेंसी हाउस। तो इंग्लिश एजेंसी हाउस क्या थे? बेसिकली ये जो हाउसेस, एजेंसी हाउसेस थे, दे वर ट्रेडिंग फर्म्स। ये लोग ट्रेडिंग फर्म के रूप में काम करते थे, बट बैंकिंग इनका एक पार्ट था बिजनेस का। बैंकिंग भी इनकी एक एक्टिविटी थी, बट मेन क्या थे? ट्रेडिंग फर्म थे और दे वर आल्सो डूइंग बैंकिंग एक्टिविटी एज ए पार्ट ऑफ देयर मेन बिजनेस। तो ये एजेंसी हाउस जो थे ये फेल हो गए और 18th सेंचुरी के थर्ड डिकेड में ये लगभग वैनिश हो गए, गायब हो गए, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की कैपिटल नहीं होती थी। तो ये इंग्लिश एजेंसी हाउस का कंसेप्ट ज्यादा नहीं चला। ये जो बैंकिंग एक्टिविटी करते थे ये ज्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि इनके पास खुद की अपनी कैपिटल ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये कंसेप्ट ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। बट ये भी एग्जिस्ट करते थे। फिर उसके बाद अगर बात करें तो तीन बैंक 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लगभग 1850 तक ये बैंक तीन खुले थे, जिसको हम मॉडर्न बैंकिंग ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने ये बैंक एस्टेब्लिश करे, तीन मेन बैंक, जिसको प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। तो ये अलग अलग एरिया के अंदर ये बैंक खुले थे। ये कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बंगाल के अंदर, बॉम्बे के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840 और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीन बैंक अलग अलग एरिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुलवाए। तो ये सारे के सारे जो बैंक थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुलवाए थे और ये बहुत सारे बैंकों के सेंट्रल बैंक भी थे। तो बंगाल के आसपास, बॉम्बे के आसपास जो थे वो बॉम्बे के अंडर आ गए। मद्रास के आसपास साउथ इंडिया में जो बैंक्स थे, तो ये एक किस्म से उनके सेंट्रल बैंक का भी काम कर रहे थे। तो ये तीन मेन बैंक जो थे वो प्रेसिडेंसी बैंक्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चला इन द लास्ट पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी और इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो लगभग 18वीं सदी, 19वीं सदी के लास्ट में और 1900 के आसपास ये स्वदेशी मूवमेंट चला था कि इंडिया की खुद के बैंक्स भी होने चाहिए। तो उस टाइम काफी बैंक्स इस्टेब्लिश हुए। उसमें सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया जो था 1906 में बना।
फिर उसके बाद कैनरा बैंक 1906 में बना। फिर 1907 में इंडियन बैंक लिमिटेड बना। देन बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से कुछ बैंक तो आज भी काम कर रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक स्वदेशी मूवमेंट का हिस्सा थे और बहुत सारे बैंक इस दौरान फेल भी हुए, क्योंकि क्राइसिस आया था 1913 से लेके 1918 तक जो क्राइसिस आया उसमें बहुत सारे बैंक फेल भी हुए। बट फिर भी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत सारे इंडियन बैंक्स खुले, तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी बैंकिंग जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1920 के अंदर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1920 के अंदर, एक्ट पास हुआ था, दैट वाज नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, ये जो तीन हमने पीछे डिस्कस किए थे प्रेसिडेंसी बैंक जो थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, तो इन तीनों को अमलगामेट करके एक हमने बैंक बनाया, दैट वाज कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। 1921 में ये जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो था, इन तीनों को इकट्ठा करके हमने एक बैंक बनाया, जिसमें कि गवर्नमेंट के फंड्स और पब्लिक का जो पैसा डेट था उसको मैनेज करने के लिए। बट फिर भी ये जो बैंक जो था ये करेंसी इशू नहीं कर सकता था, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। बट फिर भी ये काफी एक बड़ा बैंक था जो काफी गवर्नमेंट के फंड्स को और पब्लिक को जो पैसा दिया हुआ था टोटल उसको संभाल रहा था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1921। फिर उसके बाद हमने आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया, एक स्पेशल कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई एक्ट पहले पास हुआ था 1934 के अंदर, ये एक्ट बना था जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की बात हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1935 के अंदर। तो इसमें बहुत सारे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका सेंट्रल बैंक है, ये बैंक ऑफ द बैंक्स है और ये पूरे देश में करेंसी नोट्स को इशू करता है। और इसके अलावा ये आपका मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए काम करता है और क्रेडिट सिस्टम जो है इंडिया का उसको संभाल के रखता है ताकि इंडिया जो है वो ग्रो करता रहे। तो जितने भी आपके क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगी, आपकी इंटरेस्ट रेट क्या होगी और आपका लिक्विडिटी रेशो क्या होगा, करंट रिजर्व रेशो क्या होगा, बैंक्स को कंट्रोल करना, इंडिया की जो करेंसी नोट्स हैं सिस्टम को कंट्रोल करना, क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना, ये सारा किसका काम था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो स्टार्टिंग में जो बना था 1935 में, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, इट वाज प्राइवेट इन द वेरी स्टार्टिंग। और इसकी जो कैपिटल थी वो 5 करोड़ रुपए कैपिटल थी और प्राइवेट लोगों ने इसको संभाल रखा था, प्राइवेट शेयर होल्डर थे इसके अंदर। तो हालांकि ये बैंक नोट्स को संभालने के लिए और स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था, बट फिर भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थी। उसके बाद हमने इसको नेशनलाइज किया, क्योंकि स्टार्टिंग में ये प्राइवेट था, तो उसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया। इन 1948 इट वाज नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज का मतलब होता है कि इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 1935 में ये बना था इट वाज प्राइवेट। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1948 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको अपने अधिकार में ले लिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1 जनवरी 1900, ये तो एक्ट पास हुआ था 1948 के अंदर, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई जो था वो नेशनलाइज हो गया था, मतलब गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर ले लिया था और जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे उनको कंपनसेशन देके सारी की सारी शेयर कैपिटल अपने पास रख ली थी, जिससे कि इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। नाउ इट बिकम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसके बाद हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लेके आए, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसका काम क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था आरबीआई को पावर देना। तो आरबीआई को पावर दी गई कि वो सारे के सारे जो बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करें, इन बैंक्स को डायरेक्शन इशू करें और इन बैंक्स को इंस्पेक्ट करें, इनके ऊपर नजर रखें। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1949 में बना। तो इसमें यह भी डिसाइड हुआ कि आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी नया बैंक नहीं खुल सकता,
इसके अलावा जो भी दो अलग अलग बैंक थे, कोई भी दो बैंकों के अंदर सेम डायरेक्टर नहीं हो सकते, ये भी आरबीआई ने डिसाइड किया। तो ये सारी बातें इसी पर्टिकुलर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में निकल करके आई कि इन सारे बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को पावर दी जाए कि वो सारे बैंक्स को कंट्रोल करे। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमने 1949 के अंदर बनाया ताकि हम सारे बैंक्स को कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें, उनको चेक कर सकें। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बनाया वो इसलिए बनाया कि आपने जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पीछे देखा हुआ, हमने अभी डिस्कस किया, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जो 1921 के अंदर हमने बनाया था, इसको नेशनलाइज करने के लिए तो इसका नाम बदल करके फिर हमने क्या रखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो भी एक किस्म से प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथों में था, तो उसको नेशनलाइज करके उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया और उसका नाम हमने रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना करके एसबीआई का नाम दिया 1955 के अंदर। तो ये हमने क्यों किया, ताकि जो बैंकिंग एक्टिविटीज है उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सके और उसको लार्ज स्केल पे किया जा सके, खास करके रूरल और सेमी अर्बन एरिया के अंदर बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया और रूरल एरियाज के अंदर और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर बैंकिंग एक्टिविटीज को पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया कि हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करके उसको क्या बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने देखा कि जो बैंक्स थे वो ज्यादातर जो बैंक्स थे वो प्राइवेट बैंक्स थे, प्राइवेटली वो काम कर रहे थे, तो वो ज्यादातर जो रूरल एरिया थे उनमें अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे थे, प्रायोरिटी सेक्टर में अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद हमने क्या किया, 1969 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे लगभग 14 जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया। पहले ये प्राइवेट बैंक्स थे, अब उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया और उनका नेशनलाइजेशन कर दिया 14 बैंक्स का। ये क्यों किया, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर ताकि और सर्विसेज दे पाए वो बैंक, अपनी मनमानी ना कर सकें, बैंक्स के ऊपर कंट्रोल हो गवर्नमेंट का, और जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जिन सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो ये बैंक्स पहले नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनको अपने अंडर ले लिया ताकि पूरे देश की डेवलपमेंट में ये बैंक्स काम आए। इसके बाद 1980 के अंदर 6 और जो बैंक्स थे उनको भी नेशनलाइज किया गया। तो ये सारे जो थे ये 1980 के अंदर आप देखें तो इंदिरा गांधी सरकार के अंदर ये हुए थे। तो फिर टोटल 20 बैंक्स को इंडिया के अंदर नेशनलाइज किया गया, ये गवर्नमेंट के अंडर आए। गवर्नमेंट ने फिर काफी कंट्रोल किया इनके ऊपर और इनको विवश किया, इनको कंपेल किया कि ये लोग रूरल सेक्टर में भी अपनी सर्विस दें, ये लोग प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में गरीब लोगों का खाता खोलें, उनको लोन दें ताकि गरीबी दूर हो। तो ये सब काम अगर आप देखें तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने काफी कदम उठाए। तो दिस वाज द मेन टॉपिक ऑफ ओरिजिन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ कैसे हुई कमर्शियल बैंक्स की इंडिया के अंदर। ठीक है, ओरिजिन तो हमने देख लिया कि पहले प्रेसिडेंसी बैंक बना, फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक बना, इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक बना, फिर आरबीआई बन गया, आरबीआई फिर नेशनलाइज हो गया, फिर हमने कुछ और बैंकों को नेशनलाइज किया। तो वो तो चलो ठीक है, फिर ग्रोथ कैसे हुई कमर्शियल बैंक्स जो आज आप देख रहे हो, इतनी अच्छी जो ग्रोथ कर रखी है इन्होंने, तो इसमें बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ कदम उठाए। तो उसमें हम देखेंगे कि जो बैंकिंग ग्रोथ ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा 1947 के बाद किस तरह ग्रोथ हुई, कैसे ग्रोथ हुई, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब इंडिया में 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिली, तो उसके बाद उस टाइम हालात बड़े खराब थे। तो उस टाइम क्या हुआ, फिर सबसे पहला जो कदम हमने उठाया वो 1949 के अंदर एक तो हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। तो इसमें हमने क्या किया, आरबीआई को पावर दी कि वो बाकी जो बैंक्स हैं उन बैंक्स को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, उनको चेक कर सकता है, और कोई भी अगर नया बैंक खुलेगा तो उसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये काम हमने किए।
बट फिर भी उस दौरान हमने देखा कि बैंकिंग सिस्टम जो था वो कई मामलों में बहुत पीछे था, उसमें एफिशिएंसी नहीं थी, वो कुशलता नहीं थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि जो बैंक्स जो उस टाइम जो थे, हम बात कर रहे हैं लगभग 1949 से लेकर के 1955 तक, स्टार्टिंग के अंदर क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो रूरल पॉपुलेशन थी ये बिना बैंकिंग की थी। गांव में उस टाइम बिल्कुल भी बैंक्स नहीं होते थे, तो रूरल पॉपुलेशन के पास बिल्कुल भी बैंकिंग की सुविधा नहीं थी। ज्यादातर जो बैंक्स थे वो अर्बन एरिया में थे, बड़े बड़े शहरों में थे। तो ये जो रूरल पॉपुलेशन का जो बड़ा हिस्सा था, उनको किनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था? ये जो लाला सिस्टम होता है, ये जो रूरल के अंदर जो बनिया सिस्टम था, लाला सिस्टम था, तो ये लाला जी क्या करते थे, ये बड़े ही हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको ब्याज के ऊपर पैसा देते थे और इसको उतारने में बहुत साल लग जाते थे। अगर आप मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ें, सवा शेर गेहूं, तो वो इसी लालागिरी के ऊपर दिखाई गई है कि कैसे उसने एक छोटा सा गेहूं लिया था थोड़ा सा, और उसको चुकाने में उसको आगे वाली जनरेशन तक का पैसा देना पड़ा। तो ये लाला सिस्टम को खत्म करने के लिए, इनको इस चुंगल से निकालने के लिए गरीबों को गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए कि कैसे रूरल पॉपुलेशन को भी बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, ये इनका मेन फोकस था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बनाई। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, इस कमेटी का मेन फंक्शन क्या था? इस कमेटी का मेन पर्पस ये था कि वो ये देखे कि रूरल एरिया के अंदर क्या कंडीशन है गरीबों की, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, उनका सेविंग पर्पस क्या है, वो कितनी सेविंग करते हैं, उनके पास कितनी एसेट्स हैं, ताकि जब हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो कर रहे थे, आपको अगर पता हो तो इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम लगाया था। जवाहरलाल नेहरू ने ये 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम बनाया था कि हर 5 साल की हम प्लानिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली देश की डेवलपमेंट होगी। तो इस 5 ईयर प्लानिंग के अंदर रूरल की जो पॉवर्टी है उसको दूर करने के लिए, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा उनको अल्टीमेटली उनकी पॉवर्टी हटाने के लिए, और इंडिया को एक फूड के रूप में सफिशिएंट बनाने के लिए कि इंडिया के पास अपना खुद का फूड हो, अपनी खुद की गेहूं हो। तो ये सारे काम करने के लिए प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लानिंग थी, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर रूरल को शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक सर्वे करवाया गया, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। तो इस कमेटी का काम क्या था? इन्होंने सर्वे किया और ये आइडेंटिफाई किया कि गांव के अंदर एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन है, और जो रूरल के अंदर जो लोग हैं वो कितना उनके ऊपर लोन है, उनकी सेविंग कितनी है, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ताकि ये सारी चीजों का सर्वे करके ये पता लगे कि उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, और उनको गरीबी से निकालने के लिए और उनको पूरे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए क्या किया जाए। तो इस कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा सर्वे किया, गरीबों का देखा, गांव में उनके पास कितनी लैंड है, वो क्या उगा रहे हैं, उनकी सेविंग क्या है। तो इसके बेस पे फिर हमने क्या किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको हमने नेशनलाइज किया। क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अगर आपने देखा पीछे पड़ा है, 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, और ये 3 बैंकों को अमलगामेट करके बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो फिर भी ये जो बैंक जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये प्राइवेट हाथों में था और ये गरीबों के लिए, रूरल एरिया के लिए कुछ नहीं कर रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जो बनाई थी, इसकी रिकमेंडेशन के बेस पे क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा बैंक था इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, ताकि ये इसके ऊपर दबाव बनाया जा सके और इसको बोला जाए इस बैंक को कि रूरल एरिया में भी अपनी सर्विसेज दे, ताकि रूरल एरिया के अंदर फैसिलिटीज पहुंचे। उसके बाद ये जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको नेशनलाइज किया गया 1955 के अंदर, और इसकी जगह पे क्या बना दिया, एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो आया पिक्चर के अंदर 1 जुलाई 1955। इसके बाद हमने 1959 के अंदर एसबीआई के जो साथ वाले बैंक थे 8, उनको भी एसबीआई के अंडर ला दिया,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट वाज पास्ड which made SBI to take over 8 other banks as its subsidiary. तो SBI ने अपने अंडर 8 जो और बैंक थे उसको अपने अंडर ले लिए. Now they are known as Associate Banks of India. वैसे 8 बैंक और थे जिनको 1959 में SBI के अंडर ले लिया ताकि ये बैंक रूरल सर्विसेज के लिए कुछ कर सके. तो ये तो बात थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की आजादी के बाद हमने क्या स्टेप उठाए जिससे कि कमर्शियल बैंकिंग में ग्रोथ है. अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट नेशनलाइजेशन इरा. पोस्ट नेशनलाइजेशन मतलब नेशनलाइजेशन कब स्टार्ट किया हमने 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया और 1980 के अंदर हमने 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया. उस दौरान क्या ग्रोथ हुई बैंकिंग के अंदर और ये नेशनलाइजेशन क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जो बैंक ने ये जो बैंक्स काम कर रहे थे 1969 से पहले बहुत सारे प्राइवेट बैंक काम कर रहे थे. इनके ऊपर बैंक्स का जो आरबीआई था और जो गवर्नमेंट थी इनके ऊपर सोशल कंट्रोल बनाया गया. देखिए, इंडियन बैंकिंग जो थी उसने हालांकि काफी ग्रोथ की थी 1969 से पहले, बट फिर भी ये जो बैंक जो थे ना ये रूरल एरिया के अंदर और सेमी अर्बन एरिया के अंदर ज्यादा अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे थे. क्योंकि ज्यादातर ये सर्विसेज जो दे रहे थे बैंक्स ये किसको दे रहे थे? बड़े बड़े बिजनेसमैन को, टाटा को, बिरला को, इनको अपना बड़ी बड़ी कंपनियों को ही अपनी सर्विस दे रहे थे. छोटे आदमी के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, छोटे छोटे एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए, आम आदमी के लिए, मीडियम क्लास लोगों के लिए बैंक की सर्विसेज अभी भी अवेलेबल नहीं थी. उनको लोन वगैरह नहीं देते थे बैंक. पहले लोन लेना बड़ा मुश्किल होता था. आज जो बैंक्स घूम रहे हैं ना कड़ी कड़ी में लोन देने के लिए, पहले बड़ा मुश्किल था. तो बड़े बड़े कंपनी जो होल्डर थे उन्हीं को ही लोन मिलता था, उन्हीं को ही सर्विसेज मिलती थी. तो 1969 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन बैंक के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया और क्या कर दिया, 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. अब नेशनलाइज हो गया तो ये गवर्नमेंट बैंक हो गए. तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या था कि गांव के अंदर भी ये बैंक जाए, जो गांव का आम आदमी है, जो मिडिलमैन है, जो एक आम व्यक्ति है, उसको भी बैंकिंग की सर्विसेज मिले, उसको भी लोन की फैसिलिटी मिले. तो इसलिए तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैंक जो है वो अपना क्रेडिट ज्यादा दें. ये भी चेक करना कि कहीं बैंक कोई मिसयूज तो नहीं कर रहे. इसके अलावा बैंक जो है पहले प्राइवेट बैंक जो थे वो प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था, एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं था. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अच्छी करने के लिए हमने क्या कर दिया, बैंकों को सोशल कंट्रोल इनके ऊपर जमाया. क्या कर दिया हमने, नेशनलाइज कर दिया. तो ये सोशल कंट्रोल कैसे जमाया हमने, नेशनलाइजेशन करके. तो एक किस्म से कंट्रोल करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या किया हमने, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया. 1969 के अंदर 14 बैंक्स और 1980 के अंदर 6 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया. इनको गवर्नमेंट के अंडर लाया गया. अब बात आती है कि नेशनलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ. बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से, बैंकों को गवर्नमेंट के अंडर लेने से क्या रिजल्ट आया. एक तो देखिए, पहले ये जो बैंक थे ये दे वर नॉट गिविंग लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर. प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा होता है बेटा, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको प्रायोरिटी सेक्टर बोले. तो ये प्रायोरिटी सेक्टर को लोन नहीं दे रहे थे, ये कंपनीज को लोन दे रहे थे बस. तो जब इनका नेशनलाइजेशन हो गया तो बैंकों को बोला गया कि आप एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को लोन दीजिए. ये सबसे बड़ी एक चीज हुई. दूसरा, बैंकिंग फैसिलिटीज तो थी वो रूरल एरिया के अंदर और जिन एरिया के अंदर बैंक नहीं है वहां भी पहुंच गई. तीसरा, ये जो बैंक्स थे इनके ऊपर कंट्रोल कुछ एक आदमियों का था क्योंकि ये प्राइवेट बैंक्स थे. तो ये कंट्रोल भी हटाया गया कि कुछ आदमियों का कंट्रोल ना हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल. इसके अलावा जो वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के अंदर जो गरीबी थे, जो ऐसे लोग थे जिनको अभी तक लोन नहीं मिला, जिनको क्रेडिट नहीं मिला, वो भी अवेलेबल करवाया गया नेशनलाइजेशन के कारण. ये इसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स भी खुले, आरआरबी जिसको हम बोलते हैं. 1975 के अंदर 1975 के अंदर रूरल रीजनल बैंक एक्ट बना जिसमें हमने क्या किया, गांव के अंदर
रूरल बैंक्स खोलें ऑन द बेसिस ऑफ नरसिम्हम कमेटी। तो ये रीजनल रूरल बैंक किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर खोले? नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी। तो इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि गांव के अंदर अलग से रूरल बैंक्स खुलने चाहिए। दे आर नोन एज रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये बात है 1960 और 1980 तक की। अब बात करते हैं कि रिफॉर्म पीरियड के दौरान कैसे ग्रोथ हुई। तो रिफॉर्म पीरियड आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स आए वो 1991 के अंदर आए, जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये अपनाया। क्योंकि 1991 के अंदर इंडिया की हालत काफी खराब थी, एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। उस टाइम इंडिया जो था उसकी ग्रोथ रेट बड़ी लो थी। इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व जो होता है, जिसको हम डॉलर और सोना बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व हमारे पास बहुत ही लो थे। हमारे पास डॉलर नहीं बच गया था। तेल की पेमेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 डेज का ही रिजर्व बचा हुआ था। इसके बाद हमारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने ये रिफॉर्म लेके आए। इन्होंने कहा कि अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, आपको लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। तो उस टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी काफी रिफॉर्म्स हुए। तो 1991 के अंदर नरसिम्हम कमेटी जो थी, उन्होंने कहा कि हमें बैंकिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके फंक्शन के अंदर और प्रोसीजर के अंदर लार्ज स्केल पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, फंक्शन बदलने पड़ेंगे, प्रोसीजर क्या है वो बदलना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा, इसको हर छोटे से छोटे शहर तक पहुंचना पड़ेगा, बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई ने क्या किया, उस टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट मतलब रेगुलेशन अपने हटा लिए और प्राइवेट सेक्टर को भी एंटर करने के लिए बोल दिया। तो इंडिया के अंदर जो प्राइवेट बैंक और जो फॉरेन बैंक आए वो 1991 के बाद आए। तो न्यू प्राइवेट बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को इसमें लिबरल एंट्री दी गई रिफॉर्म पीरियड के बाद। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद और कैसे नेशनलाइजेशन इरा के बाद में और कैसे 1991 के बाद इंडिया ने ग्रो किया। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि इंडिया ने आरबीआई एक्ट बनाया, उसके बाद एसबीआई बनाया, उसके बाद नेशनलाइजेशन किया, फिर इंडिया ने फॉरेन बैंक्स को एंट्री करने के लिए 1991 में अपनी इकोनॉमी को खोला। So that was all regarding growth of commercial banks in India. So thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me.